हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम आपके लिए नीट वाले क्वेश्चंस लेके आए हैं। थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि अब हम 36 इयर्स के नीट के क्वेश्चंस लगाएंगे बच्चों। ठीक है ना। तो अभी हमने जेई मेन के क्वेश्चन कर रहे थे हम, उसमें हमने शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक क्वेश्चन निपटा लिए हैं। ऐसा नहीं कि उसको बंद कर किया है, वो थोड़े दिन के लिए होल्ड किया है। अब हम उसी चैप्टर तक, चैप्टर 1 से लेके, मतलब आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरुआत करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से, और वापस उसी चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक क्वेश्चंस को करेंगे या उससे आगे तक थोड़ा बहुत। तो कभी हम नीट के क्वेश्चन लगाएंगे, कभी हम जो है जेई मेंस के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो अभी नीट के क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर जेई मेंस के लगाएंगे, फिर नीट के लगाएंगे। जो जेई मेन वाले बच्चे हैं उनको नीट के भी क्वेश्चन लगाने हैं, अपने जेई मेन वाले भी लगाने हैं। और जो नीट वाले बच्चे हैं उनको भी जेई मेन के भी क्वेश्चन लगाने हैं और नीट के भी क्वेश्चन लगाने, मतलब करने सब कुछ है। मैं आपको पेपर्स तक आते आते नीट वाले भी सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, पिछले 36 ईयर्स वाले, और जेई मेन वाले भी क्वेश्चंस करा देंगे। पिछले जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन हैं पुराने सारे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ कर लेंगे पेपर तक आते आते। ठीक है ना, धीरे धीरे होता रहेगा होता रहेगा, आप बस लगे रहो, चलते रहो। अच्छा, अब एक और बात, दूसरी बात इसमें यह है कि नीट ने, आपको पता है, 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सिलेबस को ना डिलीट कर दिया है। अब डिलीट कम किया है, बढ़ाया जाता है। मतलब इसमें ना कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बढ़ा दी गई है। तो हम कोशिश करेंगे आपको वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी वीडियो के जरिए आपको बताई जाएं कि वो क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं और क्या क्या उसमें से हटा है। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो भी डिलीटेड पोर्शन से हट के करेंगे, मतलब पुराने आए हुए वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो पोर्शन डिलीट हो चुका है उस पोर्शन को अब हम छोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये जो भी वीडियो चलेगी ये डिलीटेड पोर्शन को छोड़ के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपको किसी को ये दिक्कत हो कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आया था पर आपने नहीं कराया, तो आप समझ लीजिएगा वो मैंने इसलिए नहीं कराया होगा कि वो डिलीटेड पोर्शन से आया होगा। अब 2024 के न्यू सिलेबस के हिसाब से ही हम नीट वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो क्या हाल चाल है सभी बच्चों के? चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों। इसमें कहा एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with an electric field of intensity 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। देखो भाई साहब, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं बढ़िया सा। ये हो गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। तो इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है भाई साहब। लो जी, ये डाइपोल हो गया, ये हो गया डाइपोल, और ये डाइपोल इधर पॉजिटिव है मान लीजिए, इधर नेगेटिव है। तो इसका जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है, और फील्ड इंटेंसिटी आपको दे ही दी है। 30 डिग्री के एंगल पे इस पर एक टॉर्क लग रहा है। पहले तो फॉर्मूला याद करो, ये सिलेबस में है हमारे, ये वाला पूरा टॉपिक हमारे सिलेबस में है। इस पे फॉर्मूला याद करो क्या था। तो फॉर्मूला याद है सर हमारे, फॉर्मूला था टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। जब भी किसी डाइपोल को फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा होती है। पी क्या है? तो पी है इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता था मैं आपको याद दिला दूं। एक डाइपोल है मान लीजिए ये, तो उस पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू, और इनके बीच में जो गैप है वो है मान लीजिए एल। वैसे हम इसको गैप को 2L कहते हैं, तो 2L ही कह दो आप, कोई दिक्कत नहीं। और तो वहाँ से P निकालते थे तो P आता था, दोनों में से एक चार्ज ले लो, इनटू में दोनों चार्ज के बीच का गैप ले लो, ये होता था
इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट आ गया इसका। अब बच्चों डाइपोल मोमेंट इन्होंने दिया नहीं है, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कर लो। इन्होंने क्या दिया है, दोनों में से एक चार्ज दिया ही नहीं है, चार्ज तो कैलकुलेट करना है, तो चार्ज तो है क्यू। इनके बीच की, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, देखो यहाँ ये 2 सेंटीमीटर बच्चों, नीट 2023 का ही क्वेश्चन है ये, और 2 सेंटीमीटर इनके बीच का गैप है, ये दे रखा है। तो 2L की वैल्यू रख दो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया सॉल्व करके 2Q इंटू 10⁻², और कूलाम इंटू मीटर, ये आ गया इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। इसको उठा के ना हम यहाँ पे रखेंगे P की जगह, क्योंकि P है ना ये, तो टॉर्क आ गया हमारा PE साइन थीटा, तो P की जगह 2Q इंटू 10⁻² इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2 इंटू ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁵, और साइन थीटा तो बच्चों साइन 30 डिग्री। अब टॉर्क कितना, टॉर्क भी दे रखा है इन्होंने, ये रहा देखो 4 न्यूटन इंटू मीटर, तो टॉर्क की जगह 4 रख दो, देखो ये टॉर्क की जगह मैंने यहाँ 4 रख दिया, तो 2 इंटू 2 ये हो गया 4Q इंटू 10⁻² और +5 तो +3 बची, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, 2 से इसको काट लो 2, ये 2 बटे में चला गया यहाँ से, इस 2 से 4 को काट लो 2, तो इधर बचा 2, उधर बचा Q इंटू 10⁻3, ये बटे में चला जाएगा तो Q बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ कूलाम। ये आ गया बच्चों उसका चार्ज। क्या इसको आप 2 मिली कूलाम लिख सकते हो, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको, लिख लो ठीक है, तो ऑप्शन बन गया हमारा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, इफ E डॉट डी एस ओवर ए सरफेस, E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन दे रखा है 0 ओवर ए सरफेस, तो इसका मतलब ds जो है वो एक सरफेस है, ठीक है। तो E डॉट डी एस का वैल्यू क्लोज सरफेस के लिए, देखो पहले आपको इसका मतलब समझाता हूँ क्या है, फिर उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे। आप याद करो गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एरिया के साथ इंटीग्रेट कर दें, वो भी बंद एरिया के, क्लोज लूप, क्लोज लूप के साथ, ये देखो ये जो यहाँ पे आपने ये सर्किल बना रखा है ना छोटा सा इंटीग्रेशन के अंदर, इसका मतलब होता है बंद लूप। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ इंटीग्रेशन कर दें तो वो किसके इक्वल होता था, वो होता था सर फ्लक्स के इक्वल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। चलो यही थी हमारी गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम यही थी आपकी। तो ये गॉस थ्योरम है आपकी, तो इसमें आपको E डॉट डी एस की वैल्यू 0 दे रखी है। अब पढ़ो सवाल, E डॉट डी एस की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 0। इसका मतलब इन्होंने ds लिखा हुआ है इसको, और मैं इसको dA लिखता हूं, मतलब एरिया, बात एक ही है। इन्होंने एरिया का नोटेशन s दिया है, मैं इसको a ले सकता हूं। तो अब इन्होंने ये कहा है कि E डॉट dA मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन एरिया के साथ वो 0 है, दे रखा देखो ये 0। अब ये 0 दिया है तो इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सर, उस बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स, उस बंद सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स जिसके अबाउट आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो उससे पास होने वाला जो ये फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 है। तो हम ये कह सकते हैं ये 0 क्या दिया हुआ है, ये 0 दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस, या कहो क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 दे रखा है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सही है,
तो चलो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं भाई। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसकी सरफेस पे वो कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सरफेस पर कांस्टेंट है, ऐसा इन्होंने पहला ऑप्शन दिया। कि ऐसा होगा जरूरी या नहीं, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लो देखो, ये जैसे कोई बंद सरफेस है, ये बंद सरफेस है, इसके अंदर यहाँ चार्ज रखा है। यहाँ जब आप चार्ज को बीचों बीच ना रख के साइड में को रखोगे तो देखो यहाँ का फील्ड अलग होगा, इस तरीके से यहाँ का फील्ड अलग होगा, इस तरीके से यहाँ का फील्ड अलग होगा, यहाँ का फील्ड अलग होगा, हर जगह के फील्ड अलग अलग आएंगे। अब देखो ये चार्ज जो है वो आपने मान लो प्लस का क्यू रख दिया और इसी के अंदर आपने एक माइनस का क्यू रख दिया, इसके अंदर ही आपने एक माइनस का क्यू रख दिया। ठीक, तो हर जगह का जो फील्ड आएगा वो अलग अलग आएगा, माइनस क्यू की वजह से भी यहाँ का फील्ड अलग अलग आएगा इन पॉइंट्स का। तो अगर फील्ड अलग अलग है लेकिन फिर भी इसका जो फ्लक्स है वो जीरो है। कैसे सर, फ्लक्स कैसे जीरो है? देखो आपने ये 4 पॉइंट इस सरफेस पे माने थे, ए बी सी और डी। चारों पॉइंट पर इन दोनों चार्ज की वजह से, पहले चार्ज की वजह से भी, प्लस क्यू की वजह से भी, माइनस क्यू की वजह से, दोनों से मिला के ए बी सी और डी पर हर जगह जो फील्ड होगा वो अलग अलग है। अलग अलग है लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इज कांस्टेंट, मतलब वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से तो ए बी सी डी पर फील्ड तो अलग अलग है लेकिन इसका फ्लक्स जीरो। कैसे? क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है अंदर नेट चार्ज क्यू नेट और बटे में एप्सिलॉन नॉट। अंदर का नेट चार्ज कितना हो गया? प्लस का क्यू माइनस का क्यू, दोनों को आपस में जोड़ दो, ऐड कर दो और बटे एप्सिलॉन नॉट। अब प्लस क्यू माइनस क्यू कट गए, जीरो हो गया, तो फ्लक्स हो गया जीरो। इसका मतलब इस पूरी सरफेस से एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है? जीरो। जबकि देखो फील्ड सारों एक पॉइंट पर अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। इन्होंने कहा है कि अगर ई डॉट डी एस जीरो है, मतलब टोटल फ्लक्स जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होना जरूरी है। लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कांस्टेंट देखो अलग अलग पॉइंट्स पर, सरफेस के अलग अलग पॉइंट्स पर फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी पर फ्लक्स अलग अलग है, सेम नहीं है, और कांस्टेंट भी नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि हो सकता है ये चार्ज जो है इसी सरफेस के अंदर इधर उधर मूव कर रहे हो, तो ए और बी सी डी पर फील्ड कांस्टेंट भी नहीं रहेगा लेकिन फ्लक्स जीरो है फिर भी। तो इसलिए ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट नहीं बनता है। सेकंड पढ़ते हैं। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी इनसाइड द सरफेस। सारे चार्ज सरफेस के अंदर होने जरूरी है? जी नहीं। सरफेस के अगर कोई बाहर भी चार्ज रखा है लेकिन उसका सरफेस से कोई मतलब नहीं होता है। फ्लक्स तो अब भी सरफेस में जीरो ही है क्योंकि अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज सरफेस का अंदर वाला देखना होता है, बाहर रखा भी हो तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये भी करेक्ट नहीं बनता क्योंकि इन्होंने कहा कि चार्ज अंदर रखे हुए होने जरूरी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई चार्ज बाहर भी हो सकता है, भले ही हमारा उससे कोई मतलब नहीं। तीसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म। अंदर जो फील्ड है वो एकदम एक जैसा होना चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि फील्ड अंदर अंदर एक जैसा फील्ड है ही नहीं कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड देखो अलग होगा, यहाँ अलग होगा, जब ये दो चार्ज रखे होंगे यहाँ अलग होगा, तो फील्ड अंदर यूनिफॉर्म भी नहीं है। फिर इसी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब डी, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग इट। ये बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? देखो आप एक बात बताओ, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस। अब इसमें मान लो 3 लाइनें अंदर आ रही हैं, ठीक है, तो इसका फ्लक्स हो गया +3। अब 3 ही लाइनें इससे बाहर जा रही हैं तो इसका फ्लक्स हो गया, बाहर जाती हुई लाइनें हो गई माइनस में, तो -3 ऐसे कह लो। या बाहर जाती हुई लाइनें प्लस में ले लो और अंदर आती हुई माइनस में ले लो, एक ही बात है, तो साइन कन्वेंशन है। अब टोटल लाइनें इनकी ऐड करो, कितनी लाइनें इससे पास हुई, तो अंदर आती हुई लाइनें मान लो -3 है और बाहर जाती हुई लाइनें
वो हो गई आपकी +3, -3 और +3 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जरूरी बात है कि फ्लक्स तभी 0 हो सकता है जब उसमें अंदर आने वाले लाइनों की संख्या, अंदर आने वाले लाइनों का नंबर और बाहर जाने वाली लाइनों का नंबर आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो तभी आप कह सकते हो कि फ्लक्स आपका 0 हो सकता है। तो 0 एक ही केस में हो सकता है कि अंदर आने वाली लाइनों की नंबर और बाहर जाने वाली लाइनों का नंबर आपस में इक्वल है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2022 का क्वेश्चन है। एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस दिस। एक कॉपर वायर है, देखो ऐसे वायर ले लेते हैं, ये इस तरीके की कॉपर वायर है। इसका जो है आपको लेंथ तो दे रखा है 10 मीटर और रेडियस इसकी ये जो आर है, आर रेडियस दे रखी है आपकी 10⁻⁻² और बटे में √π, ये रेडियस दे रखी। इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर वो दे रखा है 10 ओम। ओके, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये रेडियस को ना मैं स्मॉल आर लिख देता हूँ, क्योंकि कैपिटल आर मैं इसका रेजिस्टेंस भी लिख रहा हूँ, आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, ये स्मॉल आर लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बात आती है कि पूछा है इसकी करंट डेंसिटी बतानी है वायर की। अब करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते थे, जे वो होती थी टोटल करंट बटे में एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब करंट कहाँ से निकालें? तो करंट निकालने के लिए आपको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यहाँ से देखो इन्होंने पढ़ा द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है E 10 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज निकाल लो। ठीक है, चलो करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको निकालनी है करंट डेंसिटी, तो करंट बटे एरिया। करंट निकालने के लिए आप लगा सकते हो V बराबर IR, तो V बटे R। ओके, वोल्टेज बटे में R, क्योंकि V बराबर होता है IR, तो R बराबर हो गया V बटे, सॉरी I बराबर, ये लिख दिया मैंने, I बराबर V बटे R। तो ये V बटे R लिख दिया बच्चों मैंने, और बटे में A। चलो अब इनकी वैल्यू रखते हैं। वोल्टेज ये होती है V बराबर E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू में D। यहाँ से यहाँ तक की दोनों एंड तक की ये जो वोल्टेज होगी वो इसकी लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, तो V इंटू D। अब D डिस्टेंस कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ D है, ये 10 मीटर, ये D का काम करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, चलो अब इसको उठा के रखते हैं यहाँ पे, ये आ गया V बटे AR। V की जगह रख दो E इंटू D बटे AR। अब यहाँ से आ गया ये E इलेक्ट्रिक फील्ड 10, D डिस्टेंस हो गई 10 और बटे A एरिया हो गया इसका πr², πr², और इनटू में R रेजिस्टेंस हो गया 10, 10 से 10 कट गया, नीचे ऊपर 10 बचा बटे पाई R की वैल्यू रख दो 10⁻⁻² बटे √π का होल स्क्वायर। तो ये बच गया 10 और बटे में नीचे पाई इंटू इसका स्क्वायर कर दो 10⁻⁻4 और बटे में पाई, पाई से पाई कट गया, 10⁻⁻4 ऊपर जाके 10⁻+4 बन गया, तो 10�5 बन गया जे की वैल्यू, करंट डेंसिटी की वैल्यू, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये बन गई जे की वैल्यू बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैसे ये सवाल ना इस चैप्टर का नहीं था, ये चैप्टर का नेक्स्ट वाले का था, पर चलो यहाँ पे कर लिया हमने इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको यहाँ पे हमने कर लिया। ठीक, वैसे ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल था, पर चलो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सारे सवाल करने हैं, कहीं पे भी कर लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं आगे वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 पॉइंट चार्जेस +Q एंड -Q एंड +Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L
दो चार्ज हैं एक दूसरे से एल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं बच्चों, एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर वेरीज एज। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो ये रहा माइनस का क्यू प्लस का क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस एल दे रखी है, और मैग्नीट्यूड पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट डिस्टेंस आर वेरीज एज। अब आपसे ये नहीं बताया कि ये जो डिस्टेंस है जहाँ से इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, जैसे यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये यहाँ पे पूछा है, मतलब इसकी एक्सिस पे आगे कहीं पूछा है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से इधर कहीं पूछा हो, या इधर कहीं पूछा हो, या परपेंडिकुलर पे कहीं पूछा हो। तो चाहे कहीं पे भी पूछा हो, इसका मतलब हर जगह ये जो इसकी वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इनमें से किसी एक ऑप्शन के ही मतलब प्रोपोर्शनल में आ रही है हर जगह, चाहे इधर हो, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, चाहे किसी एंगल पे, हर जगह एक जैसी आ रही होगी। इसीलिए इसने डायरेक्शन नहीं दी कि पूछा कहाँ है। चलो करते हैं, इसको भी आसानी से कर लेंगे। पहले एक काम कर लेते हैं, पहले इसका सेंटर से लेके और आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लिया हमने, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो एक बात बताओ, ये तो सर क्या हुआ, ये तो एक डाइपोल नहीं हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और शॉर्ट डाइपोल है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस काफी बड़ी है आर, और एल बहुत छोटा है। तो जब एल छोटा है तो डाइपोल ऐसा ही तो होता है, दो चार्ज रखे होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, और उनके सेंटर से कहीं आर डिस्टेंस पे जाके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो उसका फॉर्मूला आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे में आर क्यूब। याद करो, तो क्या ये E 1/r³ के प्रोपोर्शनल आता था बच्चों? हाँ, तो देखो ये 1/r³ के हिसाब से हमारा आंसर हो गया 1/r³, ये आ गया जी। लेकिन सर इसने ये तो नहीं बताया कि एक्सिस पे ही पड़ रहा है पॉइंट। ये तो पॉइंट कहीं देखो ऐसे भी हो सकता है आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी इसका फॉर्मूला होता था, वो भी याद करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आर डिस्टेंस पे कितना होता था? वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बटे r³। इसमें भी देखो तो E प्रोपोर्शनल टू r³ 1/r³ आता था। इसमें भी आता है 1/r³, इसमें भी 1/r³, चाहे इधर निकाल लो कहीं, उसमें भी 1/r³ के ही प्रोपोर्शनल आएगा। तो इसलिए इसने डायरेक्शन को दिया ही नहीं, उसने बस ये कह के छोड़ दिया कि इस डाइपोल से आर डिस्टेंस पर फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा। वो आपको खुद सोचना है कि आप आर डिस्टेंस वो किसी भी दिशा में ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, चाहे जिधर को ले लो, उसका जो फील्ड आएगा वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल आसान। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये 2021 का सवाल है। ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन। एक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। ये किस दिशा में, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ओके देखते हैं जरा। एक बात बताओ, डाइपोल रखा है तो डाइपोल में ये वाला तो चार्ज प्लस है, ये वाला चार्ज इधर वाला। तो इस तरह से पहले तो एक बात देखो कि ये जो फील्ड है ना, देखो ऐसे इस तरह का फील्ड है। ये जो फील्ड है ये लगातार बदल रहा होगा। आपको पता होना चाहिए कि जहां लाइनें पास होती है वहां फील्ड स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है। और जहां लाइनें दूर चली जाती हैं वहां फील्ड, देखो ये लाइनें दूर चली गई, ये लाइनें दूर चली गई, तो यहाँ का फील्ड क्या हो गया? वीक हो गया, वीक। तो इसका मतलब जब ये डाइपोल रखा आपने, तो इसका मतलब दो चार्ज रखे, एक चार्ज तो ये प्लस और थोड़ी सी दूर रखा हुआ है ये चार्ज माइनस। अब आपको पता है प्लस चार्ज पे फील्ड किस तरफ लगेगा, मतलब फोर्स किस तरफ लगेगा। अब यहाँ का फील्ड E1 मान लिया हमने, जहाँ प्लस चार्ज रखा है, और जहाँ माइनस चार्ज रखा है वहाँ का फील्ड E2 मान लिया। कौन ज़्यादा है? तो सर E1 बड़ा है E2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइनें देखो आपस में पास पास है, और यहाँ लाइनें दूर दूर है E2 पे, तो E1 बड़ा है। जब E1 बड़ा है
तो इस पे लगने वाला फोर्स बड़ा होगा। इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा? अब प्लस चार्ज पे फोर्स जो लगता है वो राइट साइड में फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अब फील्ड मान लो इसका इधर है, देखो फील्ड ऐसे ही तो चल रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो फोर्स भी इसी तरफ लगेगा QE1। तो प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा QE1। तो ऐसे समझ लो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखो आपको ये प्लस चार्ज हो गया, इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ QE1, और माइनस चार्ज पे फोर्स जो लगेगा, माइनस चार्ज पे वो फोर्स लगेगा इस तरफ QE2। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है फील्ड से। अब बड़ा कौन है सोचो, QE1 बड़ा है E2 से, तो QE1 बड़ा होगा QE2 से। चार्ज तो दोनों बराबर है लेकिन दोनों पे फोर्स अलग अलग लग रहा है। तो इस पे फोर्स लग रहा है F1, ऐसे समझ लीजिए, और इस पे फोर्स लग रहा है F2। तो F1 बड़ा है F2 से, मतलब प्लस चार्ज पे लगने वाला फोर्स माइनस चार्ज से ज्यादा है। तो ये किस तरफ चलेगा? अब इधर का फोर्स बड़ा है, F1 बड़ा है, तो मतलब राइट साइड का फोर्स बड़ा है, F2 छोटा है तो लेफ्ट साइड का फोर्स छोटा है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट फोर्स वो कितना आएगा? वो आएगा सर F1 माइनस F2, और वो किस डायरेक्शन में आएगा? राइट की तरफ आएगा, राइट वर्ड, राइट में। तो इसका मतलब ये डाइपोल किस तरफ चलेगा? तो भाई साहब ये डाइपोल राइट की तरफ मूव करेगा, इसका मोशन इधर होगा, मूव करेगा इस तरफ। ठीक है, फिगर में देख लो। अब एक बात और पूछी इन्होंने, ऑप्शन पहले यहां पे चेक करो। टुवर्ड्स द लेफ्ट, नहीं लेफ्ट नहीं चलेगा। टुवर्ड्स द राइट, हाँ ये हो सकता है। टुवर्ड्स द लेफ्ट ये नहीं हो सकता, सी वाला। टुवर्ड्स द राइट डी हो सकता है, तो बी और डी बचे। अब इन्होंने पूछा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी क्या बढ़ेगी? आगे पूछा है ना, देखो इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, और लास्ट वाले ऑप्शन में इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। अब जैसे जैसे ये डाइपोल दूर भागेगा, मतलब आगे की तरफ चलेगा राइट में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी क्या बढ़ेगी? अब देखो एक बात बताओ, इस डाइपोल को आगे लेके कौन जा रहा है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड, हम थोड़ा ही ना हाथ लगा रहे इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर फोर्स लगाया QE1 और QE2। QE1 ज्यादा है तो इसलिए ये राइट की तरफ भागा, राइट की तरफ अपने आप जा रहा है, हम हाथ नहीं लगा रहे हैं। तो जब इस पे खुद फोर्स लग के, फील्ड का फोर्स लग के ये खुद जा रहा है, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है v वो इंक्रीज होगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी काइनेटिक एनर्जी? तो भाई सीधी सी बात है, ये सर इस पे या तो हम वर्क करें उससे काइनेटिक एनर्जी मिले इसको, या फिर पोटेंशियल एनर्जी से आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी से मिल रही होगी, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल रही है? काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। मान लो ऐसे सोच लो कि इस पे 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है, अब थोड़ा सा ये आगे बढ़ा, इसकी काइनेटिक एनर्जी 5 जूल हो गई, तो वो 10 जूल में से ही तो आई। भाई इस पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो 10 जूल थी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते और काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 थी जब ये चलना शुरू नहीं करा था। अब पोटेंशियल एनर्जी घट के 5 जूल रह गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी 5 जूल। तो 5 जूल काइनेटिक एनर्जी कहां से बढ़ी? ये पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल घट चुकी है। तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी लगातार काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। जैसे जैसे ये डाइपोल आगे बढ़ेगा राइट साइड की तरफ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बच्चों बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म करते हैं। नीट वाले क्वेश्चन अब चलेंगे कुछ दिन तक, प्रैक्टिस करते रहिए। ये मत सोचिएगा सर हमारा जेईई मेन का एग्जाम है हम नीट वाले क्वेश्चन क्यों करें। भाई मैं ये कहता हूँ कि नीट वालों को मेंस वाले क्वेश्चन करने चाहिए, मेंस वालों को नीट वाले क्वेश्चन करने चाहिए, दोनों एक ही लेवल के होते हैं तो वो करने जरूरी है। जल्दी ही मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए, कौन से पढ़ने। बहुत सारे टॉपिक ऐड भी हो गए हैं भाई, सिर्फ पता नहीं फिजिक्स का सिलेबस सब कह रहे हैं कि घट गया है, मुझे तो लग रहा है फिजिक्स का सिलेबस बढ़ गया है। ठीक है, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन फुल दूंगा।
चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओके बाय।